जय हिंद दोस्तों। स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक लेके आए हैं, प्रोवर्ब्स। इससे पहले हमने प्रोवर्ब्स का एक पार्ट देख लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स का, जिसे हिंदी में कहावतें भी कहते हैं। जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया, पानी में रहकर हम मगर से बैर नहीं। तो ये तो हिंदी कहावतें हो गई। इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलेंगे या इंग्लिश के लिए कौन से सेंटेंस होते हैं, वो हम आज इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली प्रॉब्लम लिखी हुई है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अक्सर हम कई बार ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं जब हम बहुत ही बेबस होते हैं या बहुत लाचार होते हैं या कुछ हमारे पास ज़्यादा कुछ चॉइसेस नहीं रहती है, और जो जो दो तीन चीज़ें होती हैं उनमें से ही हमें कोई एक चीज़ चुननी होती है। और तो फिर हम ऐसा बोलते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यानी इट्स अ ऑप्शन चॉइस। इट्स अ ऑप्शन चॉइस। अब देखिए, अब इसकी बात करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये कहावत कहाँ से निकली, कहाँ से आई? महात्मा गांधी के नाम से क्यों जोड़ा गया कि जो मजबूरी है वो महात्मा गांधी से क्या रिलेट करती है? तो देखिए, इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। अब महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार ये बात है 1905-1906 की बात है, जब गांधी जी इंडिया में थे उस टाइम पे। तो उनके पास ज़्यादा काम नहीं हुआ करता था। तो गुजरात की एक सेठ थे दादा अब्दुल्ला नाम से, जो कि साउथ अफ्रीका में उस टाइम रह रहे थे। तो दादा अब्दुल्ला ने क्या किया, इनको लेटर लिखा और अपने मुकदमे के लिए इन्होंने साउथ अफ्रीका इन्होंने उनको बुला लिया। उन्होंने बाकायदा टिकट भेजी और सब कुछ भेज करके महात्मा गांधी को वहाँ बुलाया। तो जैसे ही महात्मा गांधी वहाँ साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं, तो जब वो वहाँ जा रहे होते हैं ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने फ़र्स्ट क्लास टिकट लिया होता है। फर्स्ट क्लास का टिकट में जब वो कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीकन अंग्रेज होते हैं वो इनको देख के कहते हैं ये काला आदमी है। वैसे रेसिज्म बहुत चल रहा था उस टाइम पे, और काफ़ी भला बुरा कहते हैं। और इनको क्या होता है कि आगे जाकर के ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है। काफ़ी मारपीट भी होती है इनके साथ। तो क्या होता है कि ये इतना कुछ होने के बाद भी वो चीज़ें सह लेते हैं। फिर बाद में वो कोर्ट केस करते हैं, तो कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो जज होता है इनकी टर्बन को देख करके कहता है कि इस टर्बन को उतारो। जो ये सर पे पगड़ी बांधे होते हैं गुजराती, उसको बोलता है कि आप इसको उतारो। तो उन्हें वहाँ भी ये चीज़ें उतारनी पड़ती है। रीज़न क्या था? रीज़न बस यही था कि उनकी मजबूरी थी भाई, उनके पास पैसे की कमी थी। और फिर जो दादा अब्दुल्ला से उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनको वहाँ पे इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद भी वो वहाँ टिके रहते हैं। तो इसलिए एक चीज़ निकल के आती है कि वो चीज़ें मजबूरी में उन्होंने वो काम किए और उनकी इतनी बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ें सह कर वो वहाँ पे रहे और केस लड़ा। तो फिर बाद में देखिए क्या होता है, बाद में उन्होंने सबसे पहले सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट चलाया, वहाँ पे असहयोग आंदोलन वहाँ पे चलाया गया। तो वो सब चीज़ें बाद में हुई, लेकिन फिर पहले तो सबसे पहले यही चीज़ थी। अब फिर आगे इसकी इंग्लिश में देखेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। अभी तो हिंदी में देख लिया, ये कहानी थी बेसिकली। और जैसे अगर इनके बारे में बात करें तो जैसे असहयोग आंदोलन जब इंडिया में चल रहा था, तो फिर क्या होता है कि जब असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा कांड हो जाता है। तो चौरी चौरा कांड होने के बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन इनको मजबूरी के वश रोकना पड़ता है। असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा होता है, यहाँ तक कि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इन्होंने वापस ले लिया सहयोग आंदोलन, तो इसको राष्ट्रीय विपत्ति तक कह डाला कि ये एक राष्ट्रीय विपत्ति है। तो ये सब काम जो उन्होंने किए वो मजबूरी में किए। इसलिए एक वहाँ से मुहावरा निकला कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर महात्मा गांधी है तो वो मजबूरी के साथ काम करते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब बात करते हैं इंग्लिश में इसका क्या लेना देना है। तो देखिए, इंग्लिश में कहावत कही जाती है, इट्स अ ऑप्शन चॉइस। जो हिंदी में मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब है, वही मतलब इट्स अ ऑप्शन चॉइस का भी मतलब वही है। अब ऑप्शन चॉइस का क्या मतलब है? देखिए, इंग्लैंड में एक व्यक्ति थे थॉमस हॉब्सन। क्या नाम था उनका? थॉमस हॉब्सन करके एक व्यक्ति थे। तो उनका क्या था कि उनका वहाँ पे बिजनेस हुआ करता था इंग्लैंड में। उनका बिजनेस था कैम्ब्रिज से लेकर लंदन तक के बीच में वो घोड़ों की हेल्प से पार्सल वगैरह ले जाते थे, लाने ले जाने का काम करते थे। या जो यात्रियों को लाने ले जाने का काम वो हॉर्स के द्वारा करते थे। उनका एक अस्तबल हुआ करता था, उसके द्वारा करते थे, थॉमस हॉब्सन।
तो कहा जाता है कि जब उनके घोड़े फ्री हुआ करते थे, जब ये चीज़ें काम नहीं करते थे, मतलब जब ये सेवा करने के बाद जब वो घर आते थे और अपने जो उनके घोड़े थे वो आराम कर रहे होते थे अस्पताल में, तो जो यूनिवर्सिटी के छात्र होते थे वो इनसे हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़े मांगने आते थे। तो ये क्या करते थे कि उनकी चॉइस, अब जो स्टूडेंट्स आ रहे थे वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग घोड़े मांगते हैं, लेकिन ये उनको बिना चॉइस के जो इनकी गेट के पास, ऐसा बोला जाता है, जो इनके गेट के पास जो भी घोड़ा बंधा होता था ये उनको ले जाने के लिए बोलते थे, और कोई ऑप्शन नहीं देते थे उनको कि आप अपने मर्जी से घोड़े को चूज़ कर लो। तो कुल मिला के ये बात है, नो चॉइस एट ऑल, आपके लिए चॉइस की बात नहीं है, जो है सो यही है। तो बस इसीलिए वहाँ से कहावत निकली हॉब्सन चॉइस, उनके नाम से, थॉमस हॉब्सन के नाम से वो हॉब्सन चॉइस आ गई कि ये इनकी चॉइस है, आपको लेना ही पड़ेगा। तो बस ये चीज़ वहाँ से निकल के आई, इट्स अ हॉब्सन चॉइस। तो इसको याद रखेंगे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी के लिए जो इंग्लिश में जो उसका अर्थ है वो है इट्स अ हॉब्सन चॉइस, इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम लिखी हुई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी निकल के आ रहा है कि जिसके पास पावर है उसी का रूल चलेगा। अब लाठी और भैंस का क्या मतलब, वैसे तो ऐसा लाठी और भैंस से कोई मतलब नहीं है, ना भैंस है ना लाठी है। अगर इस सेंटेंस पे जाया जाए तो इसका मतलब यही है कि एक भैंस है और कई सारे लोग खड़े हुए हैं, तो भैंस तो उसी कंट्रोल में आएगी जिसके हाथ में लाठी होगी। तो कुल की बात वही है कि जो रूल है, जो रूल करेगा वो वही करेगा जिसके पास पावर होगी। तो बस वही चीज़ है। इंग्लिश में इसको देखिए कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज़ राइट, माइट इज़ राइट। देखिए माइट का मतलब क्या होता है, माइट का मतलब होता है पराक्रम या शक्ति। जिसके पास पराक्रम और शक्ति है वही सही है, जिसके पास पराक्रम और शक्ति है वही सही है। और आज के ज़माने में देखा यही हो भी रहा है कि जिसके पास पावर होती है उसकी सब सुनते हैं। और एक बहुत ही फेमस कहावत भी है कि अगर आपको रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं वो पसंद नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए बोला जाता है इफ़ यू हैव प्रॉब्लम द रूल देन बी अ रूलर एंड चेंज देम अकॉर्डिंगली। कि अगर आपको समस्याओं से दिक्कत हो रही है तो आप खुद ही रूलर बन जाइए और उसको चेंज कर लीजिए अपने अनुसार। तो बस वही कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पावर उसके उसी का रूल चलेगा। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं माइट इज़ राइट, जिसके पास शक्ति है वही सही है। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो देखिए इस हिंदी में इस सेंटेंस का क्या मतलब है, दूध का जला, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है दूध पी रहा है और एक बार अगर वो जल जाता है, उसकी जीभ अगर जल जाती है, तो अगली बार अगर वो छाछ भी पी रहा होता है, मतलब दही भी पी रहा होता है या मट्ठा पी रहा होता है, तो उसके लिए भी वो उसको फूंक कर पीता है कि कहीं ये दूध ना हो गलती से। क्योंकि एक बार वो उसने वो जो गर्म दूध का स्वाद ले लिया होता है तो अगली बार यही कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि एक बार अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई धोखा हो जाता है तो अगली बार वो बहुत कॉशियस हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत ही सावधान हो जाता है कि उसके साथ वो चीज़ दोबारा ना हो। तो इसके लिए जो हिंदी में सेंटेंस है वो यही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। अब इंग्लिश में क्या क्या मतलब है, देखिए इंग्लिश में मतलब है ए बर्न चाइल्ड ड्रिट्स द फायर, ए बर्न चाइल्ड ड्रिट्स द फायर। बर्न चाइल्ड का मतलब है जो आग से जला हुआ बच्चा है। जैसे अगर कोई बच्चा है उसका अगर कोई हाथ या पैर कुछ भी अगर आग से जल जाए तो वो क्या करता है, उसको फिर आग से ही डर लगने लगता है। ड्रिट्स का मतलब डर या भय। तो उस बच्चे को क्या होगा, आग से भी डर लगने लगेगा। अगर कहीं नॉर्मली आग भी जल रही होगी तो उससे डरेगा। तो इसका यही मतलब है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था और यही कह रहा हूँ अभी भी कि हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क ट्रांसलेशन का देखिए फ़र्क ये होता है कि ये इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, बस होता ही है कि दोनों के मतलब सेम होते हैं। हिंदी में कुछ और मतलब, हिंदी में जो उसका सेंस होता है वो इंग्लिश में जो सेंस होता है वो लगभग सेम होते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ दूध की बात कर रहा है और यहाँ छाछ की बात कर रहा है और यहाँ क्या आग की बात कर रहा है, जले हुए बच्चे की बात कर रहा है। तो ये याद रखेंगे, लेकिन दोनों के जो कहने का सेंस है लास्ट में क्या है, सेम है। तो इसको याद रखेंगे। देखिए इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, एक सेंटेंस, वंस बिटन ट्वाइस शाई। लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे वंस बिटन ट्वाइस शाई। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक बार का काटा हुआ
दोबारा मतलब एक बार अगर काटा हुआ क्या होता है, दोहरा चौकन्ना होता है। अगर किसी ने किसी चीज़ को एक बार काट लिया किसी पर्सन को, तो अगली बार क्या होगा, वो दोहरा चौकन्ना होगा उसको, लेकिन मतलब डबल अलर्ट हो जाएगा उस चीज़ को लेकर के। तो वो ए बर्न चाइल्ड गेट्स अ फायर के अकॉर्डिंग इसको भी हम वंस बिटन ट्वाइस शाई को यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो देखिए अगली प्रोवर्ब लिखी हुई है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इसका ये मतलब यही है कि देखिए अगर अंत भला का मतलब है कि अगर कोई चीज़ है या अगर हमने बहुत कोई रिज़ल्ट आया है बहुत मेहनत करके, या बहुत ही मुश्किलों भरा सफ़र रहा है उस चीज़ को उस रिज़ल्ट तक आने में, उस रिज़ल्ट को पाने के लिए हमारी जो जर्नी रही है वो बहुत टफ रही है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन जब अंत में जो रिज़ल्ट आया वो बहुत अच्छा होता है, तो फिर हम यही बोलते हैं कि अंत भला, मतलब अंत अच्छा हुआ, तो फिर वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो बस उसको जो इंग्लिश में बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे, ऑल इज़ वेल दैट एंड वेल। अगर सब कुछ भला होगा, लेकिन जब अंत भला हो, मतलब वही कह रहा है, अंत भला होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी ऑटोमेटिकली। अब देखिए ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल एक प्ले भी है, ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले भी है, तो इसको याद रखेंगे कि अंत भला तो सब भला को इंग्लिश में बोलेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। आगे प्रोवर्ब देखेंगे। देखिए अगली प्रोवर्ब लिखेंगे है, जहाँ चाह वहाँ रहा। जहाँ चाह वहाँ रहा, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वही है, इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। विल का मतलब क्या होता है, चाह, और वे का मतलब रास्ता। मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को होने के लिए ऑटोमेटिक चीज़ें होने लगती हैं। जैसे आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो और आपको डर लग रहा है, तो फिर क्या होगा, अगर आप करते हैं, देखिए इसके लिए एक कहावत और है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो बहादुर होते हैं उसकी किस्मत भी उसके साथ होती है। तो बस यही होता है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो राहें हैं उसको करने के लिए जो जर्नी है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है और आप उसको कर सकते हो आसानी से। तो बस एक बार चाह करने की ज़रूरत होती है, रास्ते तो अपने आप बनते चले जाते हैं। तो बस इसके लिए जहाँ चाह वहाँ राह की जो इंग्लिश में जो प्रोवर्ब होती है वो होती है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। देखिए इसका भी मतलब वही है, विल का मतलब मैंने बताया चाह, और वे का मतलब राह। जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रोवर्ब लिखा हुआ है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका क्या मतलब है, देखिए ऊँट का साइज़ देखिए कितना बड़ा होता है, फिर उसका मुंह भी कितना बड़ा होगा। और जीरे का मतलब क्या होता है, जीरा एक बहुत छोटा सा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत विशाल चीज़ को एक बहुत सी कम चीज़ मिलना, उस उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हिंदी प्रोवर्ब, हिंदी में कहावत, ऊँट के मुंह में जीरा। और इंग्लिश में उसको कैसे बोलते हैं, ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन मतलब एक सागर में, एक सागर में क्या हो, एक बूंद, एक महासागर में एक बूंद क्या मैटर रखता है, कुछ नहीं। सागर में, महासागर में देखिए कितना पानी होता है, और एक बूंद की हैसियत क्या है उसके आगे, कुछ नहीं है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ए ड्रॉप इन द ओशियन। अब इसमें जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, किसी गांव में सड़क बन रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट अगर वहाँ जो एस्टिमेट है उसका उस सड़क को बनने का वो 1 करोड़ रुपए है। तो फिर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के पास ये स्कीम पहुंचती है कि वहाँ ऐसे सड़क बननी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहेगी हमारे पास बजट नहीं है, और उसको ले दे के फिर भी अगर सैंक्शन करेगी, तो मान लीजिए 20 लाख रुपए सैंक्शन किए, 1 करोड़ का एस्टिमेट था और उसमें 20 लाख सैंक्शन होते हैं। तो फिर क्या होता है कि 20 लाख ऊपर से चले और नीचे तक ऑफिसर से होते हुए जो मंत्री हुए, फिर ऑफिसर्स हुए, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ हुए, और फिर नीचे नीचे गाँव तक पहुँचने में पता चला कि 20 लाख रुपए से 20,000 रुपये ही आपके गाँव में पहुँचा। तो अब बात इस सड़क का बनने की बात है, 1 करोड़ रुपए, और आपको आपके गांव को कितना मिला, केवल 20,000 रुपये। तो क्या होगा, वो एक तरह के उसके में कहावत क्या बोली जाएगी कि ऊँट के मुंह में जीरा है, कि चाहिए बहुत कुछ था लेकिन आया कितना, बहुत थोड़ा। तो हिंदी में उसको कहावत को बोलेंगे ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम जो कहावत होगी वो महासागर के तौर में होगी, ए ड्रॉप इन द ओशियन, मतलब महासागर में एक छोटी सी बूंद, महासागर में एक बूंद। तो हिंदी में हम वैसे बोलेंगे और इंग्लिश में ए ड्रॉप इन द ओशियन बोलेंगे, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला देखिए प्रोवर्ब लिखा हुआ है, कुछ नहीं से कुछ भला। कुछ नहीं से कुछ भला, देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हाँ 1 करोड़ रुपए आपने एस्टिमेट था और आपको 20,000 रुपये मिले,
20,000 रुपये दिए, तो फिर गांव वाले क्या कहेंगे, कुछ नहीं से कुछ भला, भले ही आपका एस्टिमेट कितना हो लेकिन कुछ तो मिला वहाँ से। तो बस यही, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या सेंटेंस रहेगा, इंग्लिश का जो प्रोवर्ब रहेगी वो बोलेंगे समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, मतलब कुछ नहीं से कुछ भला, भले ही कुछ ना मिला हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिला हो लेकिन कुछ तो मिला आपको, तो बस यही मान लिया जाएगा। भले ही वहाँ से सड़क ना बन जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ से ट्यूबलाइट लगवा लेंगे 20,000 से। तो बस इसीलिए कुछ बोलते हैं कि कुछ नहीं से कुछ भला, कि कुछ नहीं से कुछ भला होना चाहिए, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगली देखिए प्रोवर्ब लिखा हुआ है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। देखिए अभी मैंने बताया था, वेयर देयर इज विल देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ आप चाहोगे, जैसा अगर आपने सोच लिया है तो ऑटोमेटिकली वो रास्ते बन जाएंगे आपके लिए। तो ये चीज़ बोली जाती है, और उसके ऊपर क्या बोला जाता है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। अगर आपने ये सोच लिया है, भले ही वो करना टफ है, मुश्किल है, लेकिन क्या होता है, जो बहादुर होते हैं उसका साथ हमेशा किस्मत देती है, ऐसा बोला जाता है। और ये सच भी है कि अगर किसी ने कुछ करने का ठान लिया तो ऑटोमेटिकली जो किस्मत होती है, जो डेस्टिनी होती है, वो हमेशा उसके साथ होती है। तो जो कहावत है भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो उसके लिए जो इंग्लिश में सेंटेंस है, इंग्लिश में प्रोवर्ब है, वो कैसे बोलेंगे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो ये फॉर्च्यून का मतलब क्या हो गया, भाग्य या डेस्टिनी, फेवर्स मतलब जो साथ दे रहा है, फेवर कर रहा है किसका, ब्रेव्स का, द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब बहादुर व्यक्तियों का। तो इसको याद रखेंगे कि भाग्य बहादुरों को साथ देता है, को इंग्लिश में जो बोलेंगे वो बोलेंगे फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आगे देखते हैं, देखिए अगला लिखा हुआ है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, अब देखिए पानी में रहना है और मगर बहुत पावरफुल होता है, तो सीधी सी बात है कि अगर पावरफुल है तो उसके साथ रहना है तो मित्रता बनाकर ही रहना पड़ेगा, उससे आप दुश्मनी नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी वही रहना है। तो बस हिंदी में वही मतलब हुआ कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर वो आपके लिए खतरे की निशानी होगी। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में देखिए इसको बोलेंगे, इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद पोप। देखिए कल मैंने इससे पहले जब मैं आपको वो कराया था, सेशन कराया था प्रोवर्ब का पहले का, तो वहाँ मैंने एक आपको प्रोवर्ब बताई थी, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब जैसा देश वैसा भेष। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो इटली में जो रोम है, मतलब पहले जो रोम होता अभी भी है, तो जब रोमन कैथोलिक चर्च का शासन हुआ करता था, जब जो रोमन्स थे उस टाइम पे, तो वो क्या करते थे, वो अपनी मान्यता ही मानते थे और वो कहते थे कि जो हम बोल रहे हैं वही सच है। मैंने कल बताया था आपको, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी गैलीलियो ने, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, उसके चारों तरफ सूर्य और जितने अन्य ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बोला था, ये रोमन्स कैथोलिक की मान्यता थी। लेकिन जब गैलीलियो ने बोला कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है जबकि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, इसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी बोली थी। लेकिन रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने उसको मानने से इनकार कर दिया और उनको सज़ा दी गई। तो यही चीज़ उसमें, जैसे कल मैंने बोला, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, अगर आप रोम में हो तो वैसा ही करिए जैसा रोमन्स करते हैं, जैसा रोमन्स बोलते हैं, जैसा रोमन्स करते हैं। तो देखिए उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़, उससे रिलेटेड ये चीज़ है, इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम, मतलब ये रहना मुश्किल होगा, तो आपके लिए रोम में रहना मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद पोप। अगर आपने क्या हुआ, मतलब अगर आप रोम में रह के वहाँ पर वो अगर रोम में हो और अगर आप उससे फाइट कर रहे हो, जो पोप है, पोप देखिए मैंने बताया जो कैथोलिक चर्च का जो फादर होते हैं, जो होते थे, उसको पोप बोलते थे। तो अगर आपने पोप से वहाँ के फाइट करी तो आपका रोम में रहना मुश्किल है। तो बस वैसा ही है कि अगर आप तालाब में या पानी में रह रहे हो तो मगरमच्छ से आप दुश्मनी नहीं कर सकते। अब देखिए वैसी बात बताया रहे, रोमन्स के बारे में बताया था, तो रोम में क्या हुआ था, अब गैलीलियो ने अपनी बात कही तो उनकी बात काट दी गई, उनको सज़ा दी गई थी। तो बस यही चीज़ उस पर लागू होती है। तो इसको याद रखिएगा कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे, इट इज़ हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विद पोप। आगे देखते हैं, देखिए अगला लिखा हुआ है, सेवा बिना मेवा कहाँ, सेवा बिना मेवा कहाँ, मतलब नो पेन नो गेन। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोवर्ब बन जाती है कि सेवा बिना मेवा कहाँ। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो या आपको किसी चीज़ के लिए डेडिकेट नहीं हो
तो फिर आप रिजल्ट्स की बात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके कुछ ड्रीम्स है उसको पूरा करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना आपके जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिलेंगे। तो देखिए वही कह रहा है, नो पेन नो गेन। जब तक आपके पेन का मतलब वही एक तरह से कष्ट या मेहनत की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करने में ही सबको कष्ट होता है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं पा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखेंगे। स्टूडेंट लाइफ में हैं आप लोग तो ये चीज़ याद रखना है कि मेहनत करनी है, उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा और आपके जो ड्रीम्स देखे हैं वो पूरे होंगे। इसको याद रखिएगा, सेवा बिना मेवा कहाँ को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं नो पेन नो गेन। तो देखिए आज का सेशन यहीं पे हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे पहले वाला सेशन भी आपने देख लिया होगा। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।